नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम के तहत अलग-अलग तरह के एक आम इंसान से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और अपने देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो कहीं न कहीं किसी न किसी मकाम तक पहुँचे हुए लोग हैं, जो कि राजनीति भी समझते हैं, एक आम इंसान को भी समझते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कायदे-कानून की भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। हम ऐसे पढ़े-लिखे अच्छे समाज के माने हुए लोगों से बात करते हैं और लोगों के मुद्दों को ला करके उनके समक्ष रखते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को ये समझाया जा सके कि संविधान और धर्म का जब-जब टकराव हुआ है हमारे देश के अंदर, तब-तब हमेशा लोगों ने यही कहा है कि धर्म बाद में है, संविधान पहले है क्योंकि हम एक देश हैं, एक गणतंत्र राज्य है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी बिना संविधान के एक होकर के नहीं रह सकती है। हमें अगर किसी चीज़ ने जोड़ा है तो वो सिर्फ़ एक संविधान नाम के धागे ने जोड़ा है, जिसे मैं भी सिटीज़न कहलाती हूँ, प्रोफ़ेसर रिज़वी साहब भी सिटीज़न कहलाते हैं और हम दोनों एक भाई-बहन की तरह जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हर हिंदू-मुस्लिम एक भाई और बहन की तरह जुड़ा हुआ है। उस धागे का नाम है संविधान। इसीलिए धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन का जब-जब कोई टकराव हुआ, तब तक हमने हमेशा यही कहा कि संविधान आगे है और धर्म अपनी एक प्राइवेट प्रेफ़रेंस है, अपनी एक प्राइवेट इच्छा है, उसको आप चार दीवारी के अंदर, अपने घर के अंदर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए। उसमें किसी को कभी कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि वो आपका प्राइवेट एरिया है। जब-जब आप पब्लिक में आते हैं, अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, तब-तब आप ये समझिए कि आप संविधान की छत्र छाया में बाहर आ रहे हैं और दूसरे इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं या और जो भी सारे राइट्स हैं उनको जो संविधान ने दिए हुए हैं, वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि आपके राइट्स इम्पोर्टेंट हैं। इसी सिलसिले में आज आगे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नदीम रिजवी साहब। नदीम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने और आपके चैनल ने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाया और जाहिर है कि ऐसा मौजू है, ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाह रही हैं। ये बहुत रेलेवेंट है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही के लिए नहीं बल्कि जो भी अपने को हिंदुस्तानी कहता है, ये जो सवाल आप उठा रही हैं ये सब के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर हम सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसका एक आंसर हमको तलाशना चाहिए। जी हाँ। नदीम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो रिसर्च वर्क रहा है या जो आप सब्जेक्ट पढ़ाते रहे हैं, वो खास तौर से कौन से एरियाज पे आप कवर करते हैं, किस पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं? मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास में भी खास तौर से जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उस पे मैंने काम किया है और मध्यकालीन भी एक काफी बड़ा दौर है जो तकरीबन 500-600 साल बल्कि ज्यादा पीरियड का एक तरीके से तकरीबन 11वीं-12वीं शताब्दी से शुरू होके और 18वीं शताब्दी तक आता है। तो उसमें मैंने जो मुगलिया दौर कहलाता है, मुगल एम्पायर, उस पे मैंने काम किया और उस पे ही मेरी रिसर्च है। और मुगल पीरियड में भी खास तौर से जो अकबर का जो काल है उस पे मेरा ज्यादातर काम हुआ है। जी हाँ, फिर तो आपसे जो चर्चा होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आजकल औरंगजेब और शिवा वाली जो बात चल रही है उस पे आप रोशनी डाल पाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे देश के अंदर, जहाँ तक मुझे अंदाजा है आप भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही आते हैं, तो खास करके जैसे मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है या माइनॉरिटीज को टारगेट करने की बात की जाती है, तो उससे आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से फॉर एग्जांपल रायपुर की संसद हुई या धर्म संसद हुई हरिद्वार की, मैं इन चीजों की डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन एक आम तौर पे जो बात होती है इन तबकों के अंदर, वो इस चीज को कैसे लेते हैं और आप इसे कैसे देखते हैं? बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले एक दशक या कुछ ज्यादा से इस टाइप के ख्यालात और इस टाइप के विचार हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हालांकि अगर आप अपने इतिहास को, हमारे मुल्क के इतिहास को पलट के देखें
तो ये ऐसा एक मुल्क रहा है कि जहाँ पे जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज हैं उनको हमेशा प्रोटेक्शन दिया गया। अगर आप मसलन मैं आपसे, क्योंकि इतिहासकार हूं तो इतिहास की बात मैं आपसे करूंगा कि अगर आप बहुत बहुत ही एंशिएंट पीरियड में चली जाए, बीसीज में चली जाए जी, उस पीरियड में चली जाए जब यहाँ पे मौर्य राज चल रहा था, उसका एक हुक्मरान था जिसका नाम अशोका था, अशोका द ग्रेट, अशोका मौर्य जी। अशोका के पीरियड में जिस अंदाज में उसके अभिलेख मिलते हैं, जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं और उसके पिलर एडिक्ट्स हैं, उनका अगर आप जायजा करें, उनको आप पढ़ें तो पता चलता है कि इतने पुराने दौर में 3rd सेंचुरी के आसपास अशोका बात कर रहा था उस पीरियड के माइनॉरिटीज को राइट्स देने की, उन राइट्स को डिफेंड करने की, और तमाम लोग चाहे वो ब्राह्मण रहे हो चाहे श्रामण रहे हो, यानी दोज हु वर नॉट बिलीवर्स, जो ब्राह्मणवाद को नहीं मानते थे, चाहे वो लोग रहे हो, सबको इक्वल राइट्स देने की बात उन अशोकन एडिक्ट्स पे की जाती। तो अगर आप वहां से रिमोट पास से आप अगर देखें तो इस तरीके का एक भारत एक तस्वुर में आया था। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक्चुअली जो भारत का इतिहास है वो मौर्यन पीरियड से ही शुरू होता है। यानी यही वो पीरियड है कि जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट पहली बार कोई एक लिखने का तरीका हमारे कौम ने सीख लिया था, और उस वक्त से हमारा बाकायदा लिखित इतिहास मौजूद है। तो यानी जो पहले रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ रिटन में मौजूद हैं, वहां से इक्वालिटी की भी बात की गई। अगर आप उसको चलते हुए आप मध्यकालीन भारत में आए तो अकबर जैसा पर्सनैलिटी आपको मिलेगी जो सुलह कुल की बात कर रहा था, पीस विद ऑल की बात कर रहा था। और फिर आप अगर नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ें, जो बिल्कुल हम लोगों का आजादी से पहले वाला दौर है, तब आप देखेंगे कि वही बातें जो अशोका ने और जो अकबर ने अपने अपने अंदाज में कहने की कोशिश की थी, चाहे वो अशोका धम्मा रहा हो, चाहे अकबर का सुलह कुल रहा हो, उन्हीं चीजों को अंबेडकर जी ने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया था, उन्हीं एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया था और हमको बगैर नाम दिए हुए एक सेकुलर नेशन का फॉर्मेशन के लिए हमको मजबूर किया था। यानी जिस वक्त 1947 में हमारा डिवीजन होता है और हम 2 हिस्सों में बंटते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो इंडिया भारत में वो संविधान जिसकी आज हम शपथ खाते हैं वो 1950 में आया, लेकिन 47 के आसपास से उसकी ड्राफ्टिंग शुरू कर दी गई थी। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती। और जिस वक्त वो आया था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, चाहे वो कोई भी नेता उस पीरियड का रहा हो, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा हो, यहाँ तक के जो ऑपोजिशन उस वक्त थी, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि जनसंघ के लीडर्स जो अगर रहे होंगे, उन सब का मिला जुला ख्याल ये था कि जो भारत आजाद हुआ है वो पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया जाएगा, एक ऐसा मुल्क बनाया जाएगा, एक ऐसा संविधान बनाया जाएगा जिसमें हर सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। और वही कॉन्स्टिट्यूशन आज भी, हालांकि उसमें काफी चेंजेस कर लिए गए, लेकिन जो वो उसका कैरेक्टर जो अंबेडकर के पीरियड में 1950 में दिया गया था, वो आज भी अपनी जगह मौजूद है। मूलभूत ढांचा जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, चाहे भले ये बात बिल्कुल सही हो कि वो 1970s में आके वर्ड सेकुलर उसमें डाला गया, लेकिन जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर मैं आप तो लॉ की है, मैं तो लॉ का नहीं हूँ, इतिहास का हूँ, लेकिन अगर आप जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसका भी आप
प्रियम्बल पढ़ें तो आपको उसकी स्पिरिट साफ नजर आएगी कि बगैर नाम सेकुलर या सोशलिस्ट को लिए हुए जो पूरा संविधान को विजुलाइज किया था हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने भारत को आजाद किया, वो वही था जिसको बाद में वो नाम दिया गया सेकुलर। और वो सेकुलर वही चीज थी जो अकबर ने अपने जमाने में सोची थी, जो अशोका मौर्य ने अपने जमाने में सोची थी। यानी अगर आप यूरोप चले जाएं और अंग्रेजी की डिक्शनरी में यूरोपियन सेंस ऑफ द वर्ड सेकुलर क्या है उसे देखें तो उसपे ये होता है कि मजहब से दूरी, इनफैक्ट एंटी रिलीजन होना। लेकिन जो हिंदुस्तान के भारत के संविधान में, चाहे वो 1950 का संविधान हो, चाहे 1970s का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बाद का संविधान हो, जब वो उसमें प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड कर दिया गया था, दोनों जगह जो सेंस है सेकुलर का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो है कि मजहब और सियासत दोनों को हम अलग रखते हैं और हम इक्वल ट्रीटमेंट हर मजहब के साथ देते हैं। यानी अकबर ने जिस वक्त अपना सुलह कुल, पीस विद ऑल, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट, सबकी अच्छाइयों को साथ लेके चलने की बात की थी, तो यूरोप से आया हुआ जो एक पादरी था, फादर मॉन्जरेट, जेजुइट था, उसने अपने अकाउंट में लिखा है कि मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट, सब ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अकबर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो किसी मजहब को नहीं मानते। तो ये एक स्पिरिट थी हिंदुस्तान में, मजहब के खिलाफ न जाते हुए भी उसको अहमियत न देना, और जैसे आपने कहा कि उसको अपने पर्सनल लाइफ का पार्ट बनाना, एक वही एस्पेक्ट था। और इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद जिस वक्त सोमनाथ मंदिर का दोबारा से निर्माण हो रहा था, उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों उससे बिल्कुल उस कार्य से दूर रहे थे, क्योंकि ये समझा गया था उस वक्त, नेहरू ने बाकायदा कहा था, पटेल ने उस पर अमल किया था कि मंदिर बनवाना या वहां जाके श्रद्धा करना ये एक रिलीजियस एक्ट है, और क्योंकि हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं जहां हर मजहब बराबर है, तो हम उसको अलाउ तो कर रहे हैं लेकिन उसमें जाके शरीक नहीं हो। वही कार्य जो अकबर ने किया था वृंदावन में, जिस वक्त उन्होंने ग्रांट्स दी थी और वृंदावन के जो टेम्पल्स हैं उनको बनवाया था। तो आप आज भी स्वामी जी वहां वृंदावन में मौजूद हैं, श्री वत्स गोस्वामी जी, आज भी आप जाके उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पीरियड के, जो अकबर के डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरों के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जिसपे इरफान हबीब साहब ने अभी पूरी किताब भी लिख दी, उसको भी अगर आप देख लें तो अकबर ने ग्रांट्स दी, क्योंकि सबको ग्रांट्स दे रहे थे, वो थियोलॉजियंस को भी दे रहे थे, मुल्लाओं को भी दे रहे थे, पोइट्स को भी दे रहे थे, टीचर्स को भी दे रहे थे, ब्राह्मणों को भी दे रहे थे, मस्जिदों को भी दे रहे थे, टेम्पल को भी दी। लेकिन जब वो निर्माण हो गया तो उन गुसाइन का, उन ब्राह्मणों का आज तक की शिकायत है कि अकबर कभी खुद ना आए इनॉग्रेट करने के लिए। ग्रांट दे दिए लेकिन अपने को उससे अलहदा रखा। ये हमारे इतिहास का एक पार्ट रहा है जो अनफॉर्चुनेटली आज कई दिनों से, कई साल से उसको तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उन दिनों जो हमारे तब के राजनेता थे वो मोटा मोटी इसी एक अनरिटन लॉ को फॉलो करते थे, एक प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, जिसमें ये मानते थे कि चाहे किसी भी तरह का हमने कोई ग्रांट दिया हो, चाहे किसी भी मजहब को हमने सपोर्ट किया हो, चाहे बाय वे ऑफ ग्रांटिंग देम टू बिल्ड द टेम्पल और मॉस्क और गुरुद्वारा और व्हाटएवर, or by giving them some funds for traveling to reach to that religious place, वो एक हमारा एक स्टेट होने के नाते कर्तव्य है। लेकिन being sitting on a constitutional post, हम राजनेताओं का ये कतई कर्तव्य नहीं है कि हम जा करके उसमें शरीक हो और अपने देश के लोगों को, आम जनता को ये सिग्नल दें कि ये ए पर्टिकुलर राजनेता या पॉलिटिशियन ए पर्टिकुलर
रिलीजन में बिलीव करता है, इस तरह का सिग्नल देने का कोई रिवाज नहीं था। और अपने कोई रिवाज नहीं था। हमारे पूरे इतिहास को शुरू से लेके आज तक देख लीजिए, कभी ये इतिहास नहीं रहा कि कोई प्रधानमंत्री या जो भी इसकी हुकूमत को, हिंदुस्तान की हुकूमत को हेड कर रहा हो, वो किसी ऐसे रिलीजियस फंक्शन में जाके और वहां पे हिस्सा ले, जैसे अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में लिया गया या जैसे काशी में लिया गया। ये पहली बार ऐसा पूरे भारत की इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। हिंदी में एक कहावत है, प्रोफेसर नदीम रिजवी जी, एक हिंदी में कहावत है जिसमें कहते हैं कि अगर किसी को आप सलाह देना चाहते हैं कि गुड़ मत खाइए, तो पहले खुद गुड़ खाना बंद कीजिए। इसी तरीके से अगर राज्य किसी को ये सलाह दे रहा है कि धर्म जो है आप अपने घर में अपनी एक प्राइवेट चीज समझ करके प्रैक्टिस करें, तो फिर राज्य को ये चीज फॉलो भी करनी पड़ेगी। अगर हम आपकी बात पे आगे बढ़े तो अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने औरंगजेब का भी जिक्र किया और साथ ही में शिवा का भी जिक्र किया। आपने देखा ही होगा, ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ था। इस बात के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फिर ये वही निशानदेही कर रहा है कि कैसे आजकल के जो सियासतदान हैं, जो हमारे रूलर्स हैं, वो कैसे हमारे पब्लिक को रिलीजन के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी की तरफ निशानदेही। अगर आप जरा सा भी इतिहास का जायजा लें तो आपको एक चीज का अंदाज लगेगा कि चाहे वो अकबर आजम रहे हों, एम्परर अकबर रहे हों, चाहे वो औरंगजेब रहे, चाहे वो अशोक रहे, एक बादशाह सिर्फ बादशाह होता है, उसका कोई मजहब नहीं। अपने राजपाट को चलाने के लिए उसको जो कदम उठाने होते हैं वो उठाता है। अकबर जो सुलेकुल के लिए जाना जाता था, जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने इस टाइप के भी ऑर्डर्स निकाले। जो फॉर एग्जांपल फतेहनामा चित्तौड़ है ना, उसने भी किया। औरंगजेब, जिसको आज इतना बुरा भला कहा जाता है और ये कहने की कोशिश की जाती है कि अगर हिंदुस्तान में सबसे कोई विभाजित रूलर रहा है और जिसने हमारे समाज को तोड़ के रख दिया है, वो औरंगजेब है। अगर उसके आप पर्सनैलिटी को देखें, ये जो आप बता रहे हैं, ये एक जनरल परसेप्शन सा बना हुआ है। कुछ तो लोग इतिहास नहीं जानते हैं, कुछ लोग आधा अधूरा इतिहास पढ़ करके आपको बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, वही मैं इसमें सच्चाई क्या है ये बताइए। ये वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि औरंगजेब, जिसको ये माना जाता है कि वो जिजिया लगा रहे थे, औरंगजेब जो मंदिर तोड़ रहे थे, आप जितने ज्यादा ग्रांट्स, टेम्पल ग्रांट्स औरंगजेब के पीरियड में मंदिरों को दिए जाते थे, ना अकबर के पीरियड में दिए गए, ना जहांगीर के पीरियड में दिए गए, ना शाहजहां के पीरियड में दिए गए। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसकी दस्तावेज, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे कई आर्काइव्स में मौजूद हैं और जो चाहे उसको जाके देख सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर हिस्टोरियन के कहने पे मत डिपेंड कीजिए, वो ओरिजिनल कागजात मौजूद हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। एक इसमें चीज और ऐड करना चाहता हूं, आप में से जिसने भी थोड़ा बहुत इतिहास देखा है वो जानता होगा कि औरंगजेब के पीरियड में एक राठौर रेबिलियन के नाम से हुआ था, जब जो राठौर फैमिली थी, राजा जसवंत सिंह नाम से एक बहुत मशहूर एक राठौर वो नोबलमैन थे, उनके मरने के बाद राठौर लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। और मैं पूरे उसके रीजंस नहीं जाना चाहता कि क्यों किया था, क्यों नहीं किया था, लेकिन उनकी जो विधवा थी जी, रानी हाड़ी ने एक खत लिखा औरंगजेब को, और उस खत में ये लिखा कि इस जगह का राजा जसवंत सिंह के बाद अगर टीका दिया जाए, मतलब किसी को मान्यता दी जाए एज रूलर, तो आप या तो मुझे दे दीजिए या मेरे एक कैंडिडेट को दे दीजिए जो एक छोटा सा बच्चा था जी।
और अगर आप ये कर देंगे तो मैं तैयार हूं कि जोधपुर एरिया में, इस राठौर एरिया में जितने भी मंदिर हैं मैं अपने हाथ से तोड़वा दूं। जी, ओपन ऑफर था औरंगजेब को कि हम मंदिर तोड़वा देंगे, राजपाट हमें दे दीजिए। लेकिन हमें पता ये चलता है कि औरंगजेब ने उनकी बात को ठुकरा दिया और कोई मंदिर नहीं तोड़वाए गए वहां ऊपर, बल्कि औरंगजेब को जो जिसको राजपाट गद्दी देनी थी उसको दिया और बहरहाल मामला आगे चला। औरंगजेब ने सिर्फ उन जगहों पे एक्शन लिया जहां के ऊपर जोर तलब एरिया हुआ करते थे जी, वो इलाके जो अंडर रिवोल्ट हुआ करते थे। मैं आपसे कहूंगा कि एक बड़े स्कॉलर हैं रिचर्ड ईटन जी, उनकी एक किताब है और एक आर्टिकल भी है जो इंटरनेट पे भी मौजूद है, अगर आप गूगल सर्च कीजिएगा, टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन मिडिवल इंडिया, टेम्पल डिसेक्रेशन इन मिडिवल इंडिया। उस पे उन्होंने बाकायदा पूरी किताब लिख के ये प्रूफ किया है कि ये उस दौर का एक तरीका था कि जो रूलिंग फैमिली या जो रूलिंग क्लास, हर रूलिंग क्लास का अपना एक कुल देवता हुआ करता था। आप नाम से सुन लीजिए, कुल देवता, फैमिली गॉड, जिसके मंदिर बनवाए जाते थे। जब एक रूल आता था तो वो दूसरे, इससे पहले वाले जो हार चुका होता था उसके मंदिर, गिरजाघर या जो भी रिलीजियस प्लेसेस होते थे उसको तोड़वा दिया करता था। तो जैन, बुद्धिस्ट, वैष्णव, शैवाइट, सारे एक दूसरे जो थे, जो जहां हार जाता था। इसीलिए अगर आप कुतुब मीनार में जहां कहा जाता है कि मंदिर तोड़वा के ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाई गई है और उसमें मूर्तियां मौजूद हैं, अगर आप उन पत्थरों को पलट के देखेंगे तो उसके पीछे जैन और बुद्धिस्ट इमेजेस आपको काफी मिलेंगे। बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स थे जो हिंदू स्ट्रक्चर्स में तब्दील हुए और जब वो हार गए तो उसके बाद वो मुस्लिम स्ट्रक्चर्स में काम आए। ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन था। जी जी जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, वो रिलीजियस भी हो सकता है और साथ ही साथ वो रिलीजियस होते हुए भी एक क्रूअल भी हो सकता है, जिसे कह सकते हैं, जो माना जाता है औरंगजेब के लिए। तो लोग औरंगजेब को एक क्रूअल राजा के तौर पे क्यों देखते हैं? क्या उसने ऐसे कोई काम किए थे? जी हाँ, काफी किए थे। जो सबसे बड़ी चीज थी जो आई थिंक आजकल के रूलर्स को याद रखना चाहिए कि जब आप मजहब को सियासत में इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो नतीजे होंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। मैंने अभी कहा आपसे कि कोई बादशाह कोई मजहब नहीं रखता, चाहे अकबर हो चाहे औरंगजेब हो। औरंगजेब भी बहुत अच्छे वीणा बजाते थे, शराब पीते थे, सब कुछ करते थे। कहीं से वो अच्छे मुसलमान नहीं थी। जी, औरंगजेब ने भी ये गलती की थी, उन्होंने भी सियासत के लिए धर्म का इस्तेमाल किया था। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो उनकी थी वो ये थी कि सियासत को मजहब के नाम पे चलाया था जी, और वही उसका नतीजा था कि एक नेगेटिविटी पूरी सोसाइटी में आज आ गई थी। उसी अंदाज में जैसे आज 2014 से लेके आज 2021-22 तक हमने आपने देखा कि हमारा समाज जो 70 साल से कितनी तरक्की कर रहा था, अचानक क्या हो गया कि वो विभाजित होने लगा, टूटने लगा। वो इसीलिए क्योंकि हमारी राजनीति में मजहब का इस्तेमाल शुरू हो गया। यही काम औरंगजेब ने किया था। आप मोदी जी को आप यदि कह सकते हैं कि बहुत बड़े ब्राह्मण हैं या बहुत बड़े ब्राह्मणवाद हैं या बहुत बड़े ऐसे हिंदू हैं कि जैसे वो सिर्फ पूजा पाठ करते रहते हैं, बहुत दुनियावी आदमी। बस मोदी जी के जगह आप औरंगजेब जी को रख दीजिए। दोनों में फर्क ये था कि ये हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, वो मुसलमान होने की राजनीति कर रहे थे। बेसिकली दोनों पॉलिटिशियन थे और मजहब का इस्तेमाल अपने राजपाट के लिए कर रहे थे। उसने पूरा मुगल एम्पायर डुबो दी और अगर मोदी जी नहीं बाज आए और भाजपा वही हिंदुत्व की सियासत करती गई तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारा समाज जो तरक्की कर रहा था, साइंस की दुनिया में बढ़ रहा था, हमारे सोशल इकोनॉमिक हर एस्पेक्ट जो थे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और हम थर्ड वर्ल्ड से निकल के डेवलपिंग नेशन और डेवलपिंग नेशन से निकल के और डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे थे। हम फिर से पुरानी तरफ ठिका गए हैं
और आज हमें बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान और भारत में हमें आजकल कोई डिफरेंस नहीं नजर आता। अगर वहां माइनॉरिटीज को हिंदू होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है, सिखों को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी अंदाज में भारत में चाहे वो माइनॉरिटीज हो चाहे दलित हो, दोनों के साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा है जो 70 साल तक पाकिस्तान में होता रहा, जिसको हम आप मिलके बुरा कहते रहे। जो गांधी जी ने और नेहरू जी ने जिस नेशन की, जिस कंट्री की बुनियाद रखी थी, आज वो हमें टूटती हुई नजर आ रही। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर केंद्र की सत्ता और जिन जिन राज्यों में भाजपा की या उनके गठबंधन वाली सत्ता है, अगर ये धर्म की राजनीति छोड़ करके एक समाज की राजनीति पे आएंगे, सोशल पॉलिटिक्स करेंगे या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करेंगे, तो हो सकता है कि हम जो कर्व हमारा डाउन जा रहा है वो सही हो जाए या हम प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना शुरू करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप साथ ही साथ मोदी जी को औरंगजेब के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो मोदी जी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। प्रोफेसर नदीम साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चूंकि हमने ये जिक्र किया कि आजकल हमारी जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी डिविसिव हो गई है, डिविसिव होने के साथ ही ऐसा कुछ हम होता हुआ देख रहे हैं कि आमतौर पे आए दिन महात्मा गांधी जी को भी लोग अपशब्द कह रहे हैं, नेहरू जी को भी लोग अपशब्द बोलते हैं और तरह तरह के मीम्स बना करके प्रस्तुत करते हैं, किसी न किसी तरह से उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी मैंने 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें भाजपा के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी बैठे हुए थे और उनके सामने संविधान का डिस्कशन चल रहा था, महात्मा गांधी का डिस्कशन चल रहा था, और जो सबसे पहला आपने सवाल पूछा था धर्म संसद, और जो भी उसमें हुआ उसके ऊपर पूछा जा रहा था कि क्या गवर्नमेंट उसको कंडेम करेगी कि नहीं। बजाय कंडेम करने के जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन थे या थी, उन्होंने सवाल उठाया कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी हम कब तक मानेंगे और एक इंडिविजुअल के सहारे पूरा नेशन काम नहीं कर सकता। और उन्होंने पूरे चैनल के ऊपर अपशब्द इस्तेमाल किए फादर ऑफ द नेशन के लिए, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करती थी, उनको शर्म नहीं आई ये कहते हुए। और उससे ज्यादा शर्मनाक चीज ये थी कि उनको किसी ने भी टोका नहीं, रोका नहीं जी। जो एक आध उसके जो मेंबर्स थे, जैसे उसमें एक इतिहासकार भी थी और एक जर्नलिस्ट थे, जो चैनल पे डिस्कशन छोड़ के चले गए, लेकिन चैनल चलाने वाले ने या दूसरे जो लोग बैठे थे, किसी ने उनको ये कंडेम नहीं किया कि उनकी कैसी जुर्रत हुई कि महात्मा गांधी जैसा आदमी, जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, जिसको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, जिसकी इज्जत इवन पाकिस्तान तक में होती है, उसके लिए हमने पूरे वर्ल्ड में होती है, उसके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए। अनफॉर्चुनेटली ये जो हिम्मत उस स्पोक्स पर्सन को आई, वो इसलिए आई क्योंकि हमारे बड़े जो पेडेस्टल्स पे बैठे हुए नेता हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वही काम कर रहे हैं जहां पे महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशंस को डेनिग्रेट किया जा रहा है, और जिन्होंने उनको कत्ल किया था उनकी तारीफें की जा रही हैं। ये कई साल से ये अमल में आ रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि हर वो लोग जो अंग्रेजी सरकार के कोलैबोरेटर्स बने हुए थे, उनको उन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जाए, और जिन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया था उनके खिलाफ एक तरीके से अवाम में एक फीलिंग पैदा की जाए, और महात्मा गांधी जैसे, नेहरू जैसे, अंबेडकर जी जैसे लोगों के खिलाफ अवाम को भड़काया। आपसे जानना चाहूंगी प्रोफेसर नदीम जी, आप भी उस डिबेट में मौजूद थे, जैसे कि आप बता रहे हैं, आपको बुरा लगा, तो क्या आपने उस पे आवाज उठाई, आपने कुछ कहा? मैं उस चैनल को देख रहा था, मैं उस चैनल पे मौजूद नहीं था, मैं आई वॉज लुकिंग एट द प्रोग्राम, और जो उस पे इतिहासकार और जर्नलिस्ट एक साहब थे जो रिप्रेजेंट करते थे
सेकुलर ट्रेडिशंस को, दोनों ने उस चैनल को छोड़ दिया इन प्रोटेस्ट। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो ये कि जो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कोई उसमें किसी टाइप की बुराई उस स्पोक्स पर्सन के कमेंट में नहीं नजर आई, यहां तक कि चैनल के जो एंकर था उसको भी नहीं नजर। जी हाँ, न सिर्फ चैनल्स पे पर कई और जगह में भी ये चीज देखी जाती है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि आईटी सेल्स जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इसी चीज में लगे रहते हैं, भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। हमारे एनडीटीवी के जो रवीश कुमार जी हैं, उनका तो ये कहना है कि आप टीवी देखना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी तरह की बातें टीवी से आपको पिलाई जाती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल सरकार ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, क्योंकि आप एजुकेशन से वास्ता रखते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या कुछ नया आया है? देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कोई नई पॉलिसी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हर कुछ दिन के बाद जाहिर है कि एजुकेशन में नई रिसर्चर्स के बुनियाद पे चेंजेस आना चाहिए, और अगर आप स्थिर रहेंगे और कोई चेंज नहीं लाएंगे तो वो बुराई होगी। हर कुछ दिन के बाद जाहिर है कि हिंदुस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, उनकी बनाई हुई थी, और ऐसा नहीं है कि 70 साल में कभी चेंज नहीं हुई। कई बार एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया और उसमें रिफॉर्म्स किए गए, नई चीज़ें ऐड की गई, कुछ चीज़ों को हटाया गया जिसके बारे में सोचा जाता था, लेकिन उसको बढ़ाना या घटाना एक साइंटिफिक तरीका है जो एक्सपर्ट्स को दिया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाई जा रही है या लाई गई है और जिस पे अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, उसके बनाने वाले कौन हैं? वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक। नंबर 1। नंबर 2, जिस अंदाज में बढ़ाया जा रहा है उसमें एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। वन सिंगल नेशन वन सिंगल थॉट, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक फर्क होता है, उसी तरीके से जैसे कॉलेज और स्कूल में फर्क होता है। जो बेसिक शिक्षा है वो स्कूल में दी जाती है, और जब बच्चा थोड़े बहुत एबीसी उसकी सीख जाता है किसी सब्जेक्ट की, तो फिर आके वो ग्रेजुएशन करता है कि जिसमें उसको और आगे सिखाया जाता है। अल्टीमेटली वो यूनिवर्सिटी में आता है कि जहाँ पे उसका एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच होता है, और उसमें जब तक नई सोच नहीं आएगी, नए चीजें नहीं आएंगी, वो रिसर्च कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जिस वक्त हम आज़ाद हुए थे उस वक्त हमारे किसी यूनिवर्सिटी में मसलन पेट्रोकेमिकल इंस्टीट्यूट नहीं था, उस वक्त हमारे यहाँ कहीं न्यूक्लियर साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी, दूसरे सब्जेक्ट्स थे जिन पे इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती गई वो चीजें ऐड की जाती रही, लोग उसको बढ़ते रहे, और जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक कि कोई आगे अगर न्यूटन बैठ के उस पेड़ के नीचे ये सवाल ना पूछते कि ये सेब कैसे गिरा, तो वो ना इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती, ना उनकी थ्योरी आती, ना कुछ होता है ना। तो क्वेश्चन करना, नई चीज को वो करना एक बड़ा वो है। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, इसमें 2 चीजें। एक, हिंदुस्तान भर में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सब जगह एक चीज पढ़ाई जाए, बिल्कुल नाजी जर्मनी के अंदाज में। एक सिलेबस होगा, एक कोर्स होगा, एक अंदाज होगा, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हो चाहे वहां पढ़ रहे हो। इसमें दिक्कत क्या है? अगर देश एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो इसमें आप किस तरीके से इसको एज अ प्रॉब्लम देखते हैं? जो जहां पे रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई हो सकती थी, जहां कोई एक क्वेश्चन करके एक नया सिलेबस लाया जा सकता था, आपने हर उस चीज पे पाबंदी लगा। आपने एक ऊपर से एक सिलेबस जारी किया कि बस यही पढ़ाया जाएगा, हर जगह यही पढ़ाया जाएगा, हर इंसान यही पढ़ेगा। किसी के आपने ना एबिलिटीज, ना उसकी क्वालिटीज, ना उसके डिमांड्स, आपने सिर्फ ये रखा बाजार, कैपिटलिज्म और यूनिफॉर्मिटी। हिंदुस्तान जैसी जगह जहां पे इतने यानी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है,
इतने, चाहे वो हमारी ज्योग्राफी हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो, हमारे रीत रिवाज हो, इतनी ज्यादा उसमें मल्टीप्लिसिटी है। वहां पे किसी लेवल पे यूनिफॉर्मिटी लाना उस सोसाइटी को तोड़ने के बराबर है। तो सबसे बड़ा आपकी जो शिकायत है वो ये है कि कल्चरल वैल्यूज को, एथनिसिटी को उसमें इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ना एथनिसिटी को, कल्चरल वैल्यूज को, बल्कि साइंटिफिक डेवलपमेंट पे आप रोक लगा देंगे। नई सोच, नई चीज उसमें नहीं आ सकती, क्योंकि आप बताएंगे किस पे काम हो और उसके आगे कोई नहीं कर सके। मतलब रिसर्च टॉपिक सरकार तय करेगी, वो हर चीज सरकार तय करेगी, क्योंकि उसने सिलेबस वो बनाएगी। हर जगह एक चीज पढ़ाई जाएगी। पीएचडी की है। मैं आपको बताऊं कि जैसे अलीगढ़ है जहां मैं पढ़ाता हूं, वो मिडिवल इंडिया का सेंटर है। हम नए नए तरीके के कोर्स बनाते हैं। जेएनयू में एक दूसरे टाइप की टीचिंग होती है, बीएचयू में तीसरे टाइप की टीचिंग होती है। कहीं और आप चले जाएंगे, वहां के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट होगा जहां पे एक पर्टिकुलर टाइप की टीचिंग दी जाती है। सारे ये एडवांस इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है, रीजन के हिसाब से डिपेंड करता है। रीजन के हिसाब से, वहां की इकोनॉमी के हिसाब से डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप आसाम चले जाइए, वहां पे बांस ज्यादा उगता है, तो वहां पे बांस में से आर्टिकल्स बनाने की हो सकता है कोई छोटी मोटी किसी खोली हो। एग्जैक्टली। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उस पर भी पाबंदी लग गई है। अब हर चीज पे आप यूनिफॉर्मिटी आप नहीं ला सकते, जो ये लाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि अब तो ये हो गया, आपने पढ़ा होगा कि एक टेस्ट होगा और एक टेस्ट के बेसिस पे अब ये डिसाइड हो कहां कहां भेजा जाएगा। सारी यूनिवर्सिटीज पे उसके थ्रू एडमिशंस होंगे। यानी अगर हम सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, हम तो ये चाहते हैं कि वो स्टूडेंट आए यहाँ जो मिडिवल जानता हो या मिडिवल में इंटरेस्टेड हो। अब आप एक सेंट्रली एक टेस्ट लेंगे और उसके बेसिस पे हमारे पास जिसको चाहेंगे भेज देंगे, चाहे वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो या ना इंटरेस्टेड हो। तो आपने तो एक तरीके से जो एक हमारा एक फील्ड थी उसको, तो बच्चों की फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट पे भी पाबंदी की बात कर रहे हैं। पाबंदी की बात है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरी जगह पे बहुत से कोर्सेज बंद किए जा रहे हैं जहां पे उसकी मार्केट डिमांड नहीं है, आप उसको बंद कर रहे हैं। यानी ब्रूट मेजॉरिटी जो चाहेगी वो होगा। अगर मैं चाहता हूं कि कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो, मैं अकेला हूं, तो वो सब्जेक्ट मेरे लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगर 50,000 लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जो मेजॉरिटी में है, वो अपने कोई डिमांड रख रहे हैं, सिर्फ वो चीज पढ़ाई जाएगी। और जिनकी डिमांड कम है, यानी हम हर यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी में भी लेटर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि आप अपने कोर्सेज को रैशनलाइज कीजिए। किस बेसिस पर रैशनलाइज कीजिए? डिमांड किसकी ज्यादा है। ये डिमांड एक्सपर्ट बताएगा कि कौन सी चीज क्रूशली इंपॉर्टेंट है, या पब्लिक बताएगी कि उसको क्या पढ़ना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो ब्रूट मेजॉरिटी है, यानी डेमोक्रेसी को आपने टर्न कर दिया है इनटू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बीइंग लेड बाय द कैटल, फॉर द कैटल, बाय ऑफ द कैटल। और वही हो रहा है कि जो वो चाहेंगे, जो मॉब मेंटेलिटी है वही चलेगी, बाकी कुछ नहीं चले। प्रोफेसर नदीम जी, जैसे आपने बताया कि आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताइए कि जो इतिहास में मोड़ तोड़ करने की कोशिश हो रही है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वही जो इनकी पॉलिसी जो हम लोग इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पे हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से लड़ा देना, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से दूर कर देना, और भारतीयों को उनके मजहब के नाम पे विभाजित करने की जो पॉलिसी है, वही पॉलिसी हमें नजर आ रही है इनकी इतिहास की तरफ। जो सिलेबस यूजीसी ने एक नमूना बना के हम लोगों के सामने भेजा और जिसपे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, जो सिलेबस यूजीसी ने जारी किया है, वो बड़े मजे का है। जिसमें आप ये देखेंगे कि कुछ कोर्सेज हैं यूनिफॉर्मिटी, उस पर जो मैं आपसे बात कर रहा था, वही कोर्सेज चारों तरफ पढ़ाए जाएंगे। एक्चुअल रीजन उसका समझ में आता है, जो ये जो पूरा सिलेबस चेंज इतिहास का किया गया है, इसमें जो पहला उन्होंने कोर्स जो बनाया है वो है आइडिया ऑफ भारत। यानी नाम ही बता रहा है कि आप किधर ले जा रहे हैं। आइडिया ऑफ भारत।
अब सवाल ये है कि भारत का तस्वुर, आइडिया ऑफ इंडिया, अब चाहे उसे भारत पुकारिए, इंडिया पुकारिए, हिंदुस्तान पुकारिए, उसके कोई सेंस, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आइडिया ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो ये हमारे रिमोट पास्ट में था ही नहीं कभी, ये बहुत बाद में पढ़ा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 12वीं नेहरू के टाइम पे है, अमीर खुसरो पहले हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जो हिमालय से लेके और कन्याकुमारी तक की बात कर रहे हैं, जो समुद्र से लेके हिमालय तक की बात कर रहे हैं, जो यहाँ के कल्चर्स की बात कर रहे हैं, जो यहाँ की वेरियस डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। उससे पहले कोई ऐसा तस्वुर ही नहीं हिंदुस्तान में मौजूद है। और जो ये कोर्स बनाया जा रहा है, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि ये बताया जाए कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से लेके और आज तक भारत वैसे के वैसे स्टेटिक, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम बच्चे से बड़े नहीं हुए। आपका इशारा इस तरफ है कि इतिहास में कई घटनाएं घटाई जा रही हैं और कई घटनाएं डाली जा रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसी चीजें डाली जा रही हैं जो कभी इतिहास में थी ही नहीं, जिसको वास्तव में हुई है नहीं, कि इमेजिनरी है। ये जो इमेजिनरी है, जिनका कोई कंसेप्ट नहीं है, उनको हमें पढ़ाने की कोशिश की जा। दो बातें हैं प्रोफेसर नदीम जी, दो बातें हैं। या तो कोई घटना घटी थी जी पास्ट में जी, उसको किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ने इतिहास में जगह नहीं दी, तो क्या उन्हीं घटनाओं को जगह दी जा रही है, या जो घटना घटी ही नहीं इमेजिन करके एक स्टोरी सी बना के डाला जा रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ इतिहास में अगर किसी चीज का प्रमाण नहीं मिलता तो वो मिथ्य कहलाता जी, है ना जी। तो अगर कोई घटना घटी और उसका इतिहास में कोई वर्णन नहीं दिया गया है तो वो मिथ हो सकता है। हमें आपको कैसे मालूम कि वैदिक पीरियड में ये हुआ? जब उसका प्रमाण ही नहीं है तो हम आप कैसे कह सकते हैं? अनसब्सटैंशिएटेड है, तो उसे हम मिथ्य ही पुकारे, है ना। और बाज दफा जो आप दूसरी बात कह रही है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फोकलोर हैं, जो कहानियां बन गई हैं, उनका मिथ्य कोई नहीं है, बाद में वो कहानियां बन गई हैं, वो और जो टोटली मिथ है जिनको हम इमेजिन कर रहे हैं, दोनों चीजों को इस सिलेबस में जगह दी जा रही है। और क्या चीज हटाई जा रही है? वो चीजें हटाई जा रही हैं जिनका बेहद ज्यादा प्रमाण मौजूद, जिन पे प्राइमरी सोर्सेज, यानी जो उसी पीरियड के सोर्सेज हैं जो उनके बारे में गवाही दे रहे हैं, उन चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है और मन गढ़ंत बातों को उसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप नया इतिहास उठा के देखेंगे तो अगर आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ना चाहेंगे तो वहां पे क्या औरतों के साथ क्या तस्वुर था, उस पर पानी फेर दिया गया है। क्या दलितों के खिलाफ कोई शोषण था? दलित होते भी थे कि नहीं होते थे? क्या सोसाइटी हमारी डिवाइडेड थी कि नहीं थी? कोई उसका जिक्र नहीं है कि नहीं किया जाएगा। बच्चों को यह बताया जाएगा कि शुरू से लेके आज तक हमारे यहाँ बड़ी आइडियल सोसाइटी है, वही रही है। तो ये सारी चीजें रिमूव की जा रही है। अकबर जैसा आदमी, उसको रिमूव किया जा रहा है, कोई जिक्र नहीं है उसका सिलेबस में। जिक्र किसका है? औरंगजेब और शिवाजी का। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी है विभाजन करने की, उसमें शिवाजी भी आपका साथ देते हैं, औरंगजेब भी आपका साथ देते हैं। अगर ये बात सच है जो आप कह रहे हैं तो प्रोफेसर नदीम जी, मैं ये समझती हूँ कि बहुत खतरनाक कदम है। वो इसलिए साइंस के लिए हो, या ये हिस्ट्री के लिए हो, आर्ट के लिए हो, कल्चर के लिए हो, लैंग्वेज के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है पीएचडी हर सब्जेक्ट में होती है, और अगर कोई बंदा पीएचडी करता है तो वो हमेशा अपने जो प्रीवियस रिसर्चेस हैं उसको बेस मान करके वो आज का रिसर्च का क्वेश्चन तय करता है, और आगे आने वाले समय के लिए वो एक रिसर्च का एक नया मकाम छोड़ के जाता है। जैसे कि हम एक रिसर्च में शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्ंट लिटरेचर। एक्सटर्ंट लिटरेचर का मतलब होता है कि पुराना, हमसे पहले जिन्होंने जो रिसर्च किया है उस सारे लिटरेचर के मद्देनजर हम ये बात कह रहे हैं। अगर इतिहास में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो मैं समझती हूं कि एक्सटर्ंट लिटरेचर की परिभाषा ही बदल जाएगी। आज से 50 साल बाद की अगर आप इमेजिनेशन भी करेंगे तो ये होगा कि 50 साल बाद जो लोग हमारे पुराने लिटरेचर पे बेस करके और अपनी पीएचडियां करेंगे या रिसर्च करेंगे किसी भी सब्जेक्ट की,
तो उन्हें वो चीजें मिलेंगी ही नहीं। ये तो एक बहुत ही, आप अपना बेस खत्म कर रहे हैं। अगर आप मेरी चाहे वो सुनने वाले हो चाहे आप हो, आप मेरी बात पे यकीन न करें। मैं बायस्ड हो सकता हूँ, मेरे ख्यालात डिफरेंट हो सकते हैं, जाहिर है कि मैं माइनॉरिटी का हूँ, तो मैं आप मुझ पे यह इल्जाम लगा सकती हैं कि मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये बात मैंने पढ़ी नहीं मैं है। आपसे उसके लिए कह रहा हूँ, जो सुनने वालों के लिए मैं जी उनको जी। बताना चाह रहा हूँ कि आप में से हर आदमी जो मालूम करना चाहे वो इंटरनेट पे जाके गूगल सर्च कर ले। जो नया सिलेबस अपलोड किया गया है वो अब पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो पब्लिकली अवेलेबल है, जो चाहे उसे देख सकता है। वो ये नहीं है कि सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो, लाइब्रेरी में अवेलेबल हो। वो आप गूगल सर्च करके न्यू सिलेबस ऑफ हिस्ट्री अगर आप सर्च करेंगे यूजीसी का, वो आपके सामने पूरा खुल जाएगा और आप उसे देखें। जो उनके जो जितने कोर्सेज उन्होंने विजुअलाइज किए हैं, जो हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी में वो चाहते हैं कि पढ़ा जाए, उसमें एक रीडिंग लिस्ट भी दी है। जो आप बात कर रही हैं सोर्सेस की, वो रीडिंग लिस्ट भी दी है। और आप, मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप उसको उठा के देख लें कि उसमें 70 साल में हमारी आजादी से लेके आज तक जितनी प्रॉपर मान्यता प्राप्त रिसर्च हुई है, उसमें से किसी भी एक ऑथर या किसी भी एक किताब का तस्करा तक नहीं किया गया है। हमारे बच्चों से उन सबको छुपा लिया गया है। और काम कौन से साइट किए गए हैं? वो साइट किए गए हैं कोई जो विभाजित करते हो, नंबर एक, या जो कॉलोनियल पीरियड में हो। यानी जो कॉलोनियल मास्टर्स ने अपने पीरियड में हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए जो इतिहास लिखवाया था, वो इतिहासकार और इतिहास तो इस सिलेबस में साइटेड है, उनके उन किताबों का तस्करा है। और बड़े बड़े दिग्गज हिस्टोरियंस जिनके काम को दुनिया ने सराहा है, उनके नाम तक गायब कर दिए गए हैं। और एक जुमला बस इतना जरूर आता है कि ये तो मार्क्सवादी हैं, ये तो वो हैं कि जो हिंदुस्तान की गलत इतिहास लिख रहे थे, उनको खत्म कर दिया जाए। दूसरा एक एलिगेशन लगाया जाता है कि बहुत से हमारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनको हाईलाइट करना चाहिए था, और इन मार्क्सवादियों ने और इन जो जाने का एक टर्म है लेफ्टिस्ट का, कि लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियंस ने उन पे पर्दा डाल दिया। अब हम उसको उजागर कर रहे हैं। और किनको उजागर कर रहे हैं? एक हिस्टोरियन आजकल आपने बड़ा नाम सुना होगा, विक्रम संपत, जो कहते हैं कि बहुत से ऐसी पर्सनैलिटीज इतिहास में गुजरी हैं जिनको दबा दिया गया है, हम उभार के ला रहे हैं। और वो पर्सनैलिटीज कौन है? छोटे छोटी जगह के लोग जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा कि इतिहास की बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि इतिहास हम उस चीज को मानते हैं कि जिनके बारे में उस दौर में कुछ हमें प्रमाण मिले कि ऐसा था। हमारी श्रद्धा से कोई इतिहास नहीं बनता है, हमारी पसंद से इतिहास नहीं बनता है। हो सकता है इतिहास में कोई ऐसा वाकया गुजरा हो जो हमें पसंद ना हो, लेकिन अगर इतिहास में दर्ज है, अगर ये लिखा है कि अकबर आजम जैसे बादशाह ने एक थियोलॉजियन जो शिया था उसकी कब्र खुदवा के उसके लाशे को बाहर फेंकवा दिया गया, तो नदीम रिजवी जो इतिहासकार हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ाते हैं और सेकुलर एंड साइंटिफिक हिस्ट्री को बिलीव करते हैं, वो इस वाक़े को अपने स्टूडेंट्स को सुनाएंगे। और अगर औरंगजेब जैसा इंसान जिसने इस समाज को विभाजित करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो मंदिर को ग्रांट देता है तो मैं उस चीज को पॉइंट आउट करूंगा। मेरे लाइकिंग की कोई चीज हो या ना लाइकिंग की कोई चीज हो, अगर इतिहास में प्रमाण उसका मौजूद है तो उसका जिक्र आएगा। और हर वो चीज जिसका प्रमाण नहीं है, वो माइनर हो या मेजर हो, हमारे फेवर में हो कि अगेंस्ट में हो, वो कभी इतिहास का पार्ट नहीं बन सकते। वो मिथ और अर्ध सत्य ही बन के रहे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मिथ है, अर्ध सत्य है, उसे हम इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास इतिहास होता है, घटनाएं होती हैं, उन्हें जैसी हो वैसे ही दर्ज किया जाता है, और उन्हीं के प्रमाण जो है वो इतिहास में मौजूद होते हैं, उन्हीं को सब्सटेंशिएट किया जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
जाते जाते मैं प्रोफेसर नदीम साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जो इस तरीके से बदलाव हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हो रहे हैं, या इसको पढ़ करके जो हमारी आने वाली जनरेशन्स खड़ी होंगी, तो उनको आप कैसे देखेंगे? और ऐसा ना हो, मतलब इतिहास को जो मोड़ तरोड़ के पेश किया जा रहा है और उनके माइंड में जो पोल्यूशन पैदा किया जा रहा है, ऐसा ना हो, इस चीज के लिए आप बच्चों को क्या संदेश देंगे, पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे? देखिए, पहली चीज, इसको मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहली चीज तो ये कि इससे ये पहली बार अटेम्प्ट्स नहीं हो रही हैं, इससे पहले भी इतिहास को मोड़ तोड़ के अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की थी। अगर आप 20वीं सेंचुरी के शुरू के दौर में रह रही होती और आपने मुसोलिनी और हिटलर का जमाना देखा होता, और आपने जो जुडाइज्म के खिलाफ जो स्टेप्स लिए जा रहे थे, ऐसा लगता था कि एक खास इतिहास सामने किया जाएगा और बाकी सब पे पानी फेर दिया जाएगा। जिस टाइप के कोर्स और सिलेबस के चेंजेस हिटलर या मुसोलिनी कर रहे थे और पूरे यूरोप में उसका असर पड़ रहा था, उस दौर में रहने वाले यही सोचते थे कि शायद आगे वाली दुनिया बहुत फर्क हो जाएगी और इतिहास मिट जाएगा। ना इतिहास कभी मिटा है ना मिटेगा। हिटलर मिट गए, मुसोलिनी मिट गए, इतिहास जो सच्चाई थी, सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। ये जो खास एक नाजिज्म से हमने जो एक कुछ आइडियाज डिराइव किए हैं, खाकी निकर हो, चाहे वो हाथ में डंडा हो, चाहे वो आपके वाइट शर्ट हो, टोपी हो, ये सारे उसी पीरियड के यूनिफॉर्म और ड्रेस हैं, वही अंदाज है। उस अंदाज में उस वक्त भी जो ओरिजिनल था वो भी फेल हुआ था, और ये जो नाजी फिलॉसफी जो आज हिंदुत्व के नाम पे चल रही है, ये भी हमारे इतिहास को कभी तोड़ नहीं पाएगी और इतिहास जैसा था वैसे ही चलेगा। तो पहली चीज तो मैं ये कहूँगा, ये एक कुछ दिन की बात है। वी विल श्योरली बी आउट ऑफ दिस वेरी सून। हम जैसे लोग अभी मरे नहीं हैं और इतिहासकार मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, वो कभी इस चीज को मिटने नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक के छात्रों का सवाल है या पेरेंट्स का सवाल है कि ऐसे दौर में कि जब इस टाइप के कोर्सेज लाए जा रहे हैं, उस वक्त उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो मैं बड़े फख्र से कह रहा हूं कि आज दुनिया भर में एक बहुत छोटी सी दुनिया है, नाउ वर्ल्ड इज अ विलेज, जहां पे दुनिया भर की जो नॉलेज है वो हमारे फिंगर टिप्स पे है। ये जो इंटरनेट है, ये जो हमारे फिंगर टिप्स पे हर नॉलेज है, मैं सिर्फ अपने भाइयों, बेटों, बेटियों से मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि आप के लिए वो सारा लिटरेचर, वो सारी जो नॉलेज जो दुनिया भर के इतिहासकारों ने और साइंसदानों ने और एक्सपर्ट्स ने जमा की है, दे आर जस्ट अ क्लिक अवे। आप उस नॉलेज को हासिल करें, थोड़ा सा अपना भी देखिए। हर एक आदमी का, हर सिटीजन का कर्तव्य होता है। अगर हम जैसे टीचर्स का ये कर्तव्य है कि हम सच बात आप तक पहुंचाएं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप भी जुस्तजू करें और उन किताबों को, उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें जो आपके फिंगर टिप्स में मौजूद है। दुनिया की हर लाइब्रेरी मौजूद है और आजकल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस नॉलेज को किसी तरीके से आप डिस्ट्रॉय कर सकें। ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, अगर आप चाहें तो आप बच के इससे निकल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये आज का जो इतिहास है वो सिर्फ चाहे किसी भी देश का हो, ये इतिहास जो है देश भर में हर जगह अवेलेबल है। किसी भी कंट्री का इतिहास आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं, तो इतिहास को खत्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो मोड़ तोड़ करने की जो कोशिश हो रही है उसे हमें बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, हमें सवाल करने चाहिए, पूछना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, दोनों को इस बारे में पूछना चाहिए, समझना चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी एक जो मैं खतरा जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है प्रोफेसर नदीम साहब के जो बच्चे हैं उनका माइंड जो है, आने वाली जनरेशन्स की मैं बात कर रही हूँ, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर बड़ी नाइंसाफी हो रही है इस कदम से, सबसे बड़ी वो सिर्फ उन बच्चों के साथ हो रही है जो आने वाली जनरेशन्स होगी, जो कल को इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ कुछ और पढ़ेंगे, गूगल पे कुछ और देखेंगे, और दुनिया भर में अगर बाहर जाएंगे तो वहां गांधी जी का इतिहास, नेहरू जी का इतिहास, इंडिया का इतिहास कुछ और ही जानेंगे।
तो उनके दिमाग में तब ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो वो हमारे बच्चों की ही मानसिकता पे असर करेगा। तो ये अगर सबसे बड़ा अन्याय है तो हमारे अपने बच्चों के साथ हमारा अन्याय है। तो बेहतरी इसी में है कि हमें इतिहास को नहीं छेड़ना चाहिए। जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगी, वो ये कि आप जो आपकी तरह हिस्टोरियंस हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन हिस्टोरियन से आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज तो मैं जो आपने बात कही कि ये ऐसा जहर है, इतना बुरा जहर है जो हमारे समाज में घोला जा रहा है, आपने सही कहा कि उसका असर तो होगा। जितना भी हम ये सोच लें कि बच्चे के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये जहर जाके उसके दिमाग पे असर तो करेगा। वही मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक मुल्क थे, हम एक थे, विभाजित हो गए, दो हिस्सों में बट गए, और वो जहर उनके विभाजन के फौरन बाद पाकिस्तान में फैला, और उसका असर आज हम देख सकते हैं कि वो क्या हो गए, कितना सरवाइव कर रहे हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितना उनके यहाँ इल्म है, हम आप पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ हैं। अनफॉर्चुनेटली 70 साल तक हम उस जहर से बचे रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जहर हम में भी समो रहा है, और जाहिर है कि ये बड़ा डेंजर है कि हम भी उसी लाइन पे जा रहे हैं, उससे हमको बचना चाहिए। जहां तक के बात रही कि इतिहासकारों की क्या ड्यूटी है, और मैं क्या कहूँगा अपने फेलो हिस्टोरियन से, तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, इस पूरे मामले में मुझे एक चीज समझ में आती है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने प्रोफेसर इरफान हबीब जैसे दिग्गज हिस्टोरियंस के साथ काम किया, मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं उनका रिसर्च स्कॉलर रहा, उन्हीं के अंदर मैं पला बढ़ा। लेकिन मुझे ये लगा कि जो बड़े इतिहासकार थे, चाहे वो रोमिला थापर हो, डी.एन. झा हो, इरफान हबीब हो, यू टेक द नेम ऑफ एनीवन, बिपिन चंद्रा हो, इन सब ने जो काम किया वो एक स्कॉलरली वर्क था जो स्कॉलर्स के बीच में सर्कुलेट हुआ। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की जो रिसर्चेस थी वो किसी सूरत से आम इंसान, आम सिटीजन तक परकुलेट नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास में एक खास जार्गन बनता चला गया, एक खास लैंग्वेज बनती चली गई। आप लिखें हम समझें, हम लिखें आप समझें, यही होता चला गया। आज बहुत बड़ी जरूरत है कि इतिहासकार अपने अपने पेडेस्टल से नीचे उतर गया, जो हम लोग अपनी अपनी ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और एक खास इंटेलेक्चुअल जबान में हम लिखते और पढ़ते और बोलते हैं, उससे जरा हाई हॉर्स से नीचे उतर के अवाम के लेवल पे आए, जो कि आज आप कर रहे हैं। जो पिछले 2 साल से बहुत सी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोग हैं। मैं आपसे जिक्र करूंगा कि 2 साल पहले मैं नीचे उतरा और मैंने एक सोसाइटी बनाई जिसको कहते हैं अलीगढ़ सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, आशा। एक आशा की किरण जगाती हुई, जिसमें हम सेकुलर साइंटिफिक हिस्ट्री पब्लिक तक पहुंचाते हैं। उसमें हमने लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, जिसपे हमने अपने बड़े बड़े हिस्टोरियंस को उसमें बुलाया, वर्ल्ड लेवल के हिस्टोरियंस को बुलाया, बाहर के हिस्टोरियंस को बुलाया, यहाँ के हिस्टोरियंस को बुलाया, लेकिन सबसे ये रिक्वेस्ट की कि अपना ही काम आप एक सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाइए। पिछले साल हमने उस सरल भाषा को सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित रखा, लेकिन इस साल हमने ये सोचा कि वो भाषा सिर्फ अंग्रेजी वालों तक पहुंच रही है। अंग्रेजी वालों तक हमने इसलिए रखा था क्योंकि कर्नाटक में भी लोग हैं, केरल में भी लोग हैं, और दूसरी जगह लोग हैं जहाँ पे हिंदी भाषी नहीं है। एक अंग्रेजी ऐसी जबान है कि जो पूरे मुल्क में लोग समझ सकते हैं, अगर बोल ना सके तो कम से कम समझ लेते हैं, इसलिए हमने अंग्रेजी रखा। लेकिन अब इस साल से हमने उन लेक्चर्स को हिंदी में भी करना शुरू किया है, क्योंकि ज्यादातर हमने महसूस किया कि ये जो
विभाजन करने वाली तहरीक चल रही है, ये नॉर्थ इंडिया, कर्नाटक में भी है, लेकिन जितना जहर शायद या यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में फैला है वो शायद ही कहीं और फैला हो। तो अब हमने उसको भी करना शुरू किया, और मैं अकेला नहीं हूँ जो ये काम कर रहा हूँ, बहुत से हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इस काम को शुरू किया है। और बड़े खुशी होती है मुझे कहने में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने एक सोसाइटी, एक वो बनाई कारवान के नाम से, उसको चलाने वाला भी पिछले साल तक बीए का स्टूडेंट था, वो शायद अब आगे बढ़ गया है। तो ये स्टूडेंट्स की ग्रुप थे जिन्होंने वो चलाया, और वो बड़े बड़े हिस्टोरियंस को वो भी हर हफ्ते बुला के और लेक्चर कराते हैं। ब्लॉग्स, मैं जो आर्टिकल्स लिखता था, हाई साउंडिंग आर्टिकल्स में लिखता था, लेकिन मैंने फिर अब पिछले 2-3 साल से ब्लॉग्स लिखना शुरू किए, जो आम फहम जबान में लिखना शुरू किए। हम लोगों के अलावा इस टाइप के लोग हैं जैसे राना सफवी, जो एक इतिहासकार हैं लेकिन पब्लिक लेवल पे काम कर रही हैं। उनके किताबों को हम लोग कभी सराहते नहीं थे कि भाई ये हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत पॉपुलर बुक्स हैं, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि वो पॉपुलर बुक्स की कितनी अहमियत है। इस टाइप के बहुत से स्कॉलर्स हैं, लेकिन मेरी अपील दूसरे स्कॉलर्स से भी रहेगी कि शायद जिस काम को आज हम कर रहे हैं उसको और ज्यादा हिस्टोरियंस को करना चाहिए। देखिए, 2 लेवल पे काम होना चाहिए। पहला लेवल जो हम लोगों का जो रिसर्च ओरिएंटेड काम है वो जारी रहना चाहिए, वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो भी चल रहा है, वो काम अपनी जगह पे चले। लेकिन हम में से कुछ लोगों को एक दूसरा काम ये करना चाहिए कि जो हाई रिसर्चेस हो रही हैं उनको सरल भाषा में करके आवाम तक पहुंचाने की बात की जाए। आई थिंक कि अगर इतिहासकार इन 2 लेवल्स पे काम करेंगे। और तीसरी चीज जो अभी पिछले 2 साल में, देखिए, जब इंसान बड़ा रेजिलियंट होता है, जब वो किसी चैलेंज से फेस होता है तो अपने आप वो रास्ते ढूंढ लेता है। पिछले 2 साल से एक चीज और शुरू हुई है, हेरिटेज वॉक्स। दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, तकरीबन हर शहर में हेरिटेज वॉक्स शुरू हो रही है, जहां के ऊपर बच्चों को, नए लोगों को, जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उनको हिस्टोरिकल साइट्स पे या दूसरी जगहों पे, म्यूजियम्स में ले जाया जाता है और उनको उनकी भाषा में समझाने की कोशिश होती है कि हमारी जो धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, वो क्या है। आई थिंक अगर हम इन सब चीजों पे काम करते रहे और अपने को हाई एंड माइटी न समझें, बल्कि सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक को समझाने की बात करें, तो शायद उसका बहुत बड़ा असर होगा। मैं आपको सिर्फ आखिर में एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आप यूरोप चले जाएं, खासतौर से अगर आप लंदन चले जाएं या पेरिस चले जाएं या बर्लिन चले जाएं, वहां के ऊपर जो पब्लिक है वो अपनी हिस्ट्री पे प्राइड भी करती है और अवेयर भी। अगर कोई हिस्टोरिकल फिगर है, लंदन में देख लीजिए, कॉलोनियल मास्टर थे हमारे, और महात्मा गांधी ने सिंगल हैंडेडली उनको धूल चटा दी थी। लेकिन वही अंग्रेज जिनको हरा के घर बिठा दिया था महात्मा गांधी ने, अगर किसी घर में महात्मा गांधी 2-3 महीने भी टिके तो वहां पे एक ब्लू प्लेक लगा के, और वो बड़े उससे अपने बच्चों को बताते हैं कि महात्मा गांधी यहाँ आके ठहरे थे। जो दूसरे जो अफ्रीकन वो जो लीडर्स रहे, जो ब्लैक मूवमेंट के पार्ट रहे, जिन्होंने इन अंग्रेजों को, इन वाइट्स को अपोज किया, इनकी पॉलिसीज को रेजिस्ट किया, आज इनको हीरो बना के वो अपने बच्चों के सामने पेश करते हैं। वो अपने इतिहास से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उसको कबूल करके और दिखाते हैं। वजह यह है कि उनके हिस्टोरियंस ने वो काम अंजाम दिया जो शायद हमारे हिस्टोरियन थोड़े बहुत भूल गए। हम लोग अपने अपनी एकेडमीज, अपनी अपनी लाइब्रेरीज और लैब्स में कन्फाइन होकर रह गए। बहुत बड़ी जरूरत है कि हम पब्लिक के बीच में आए। जो आज इतिहास को लोगों ने मिथ में बदल दिया है, जो पिछले 2014 से कभी बताया जाता है कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी एंशिएंट पीरियड में होती थी, या हमारे यहाँ विमान उड़ा करता था, और पब्लिक उसको समझ लेती है और उसको मान लेती है। वजह यह है कि आप अपनी बात तक पहुंचा ही ना पाए। अगर आपने इतिहास को ऐसा बना के पेश किया होता कि पब्लिक समझ रही होती,
आपने उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल किया होता, तो आज मिथ्या को इतिहास बना के कोई उनके सामने प्रेजेंट कर ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम दूसरों को गाली देते रहें, शायद हम लोग को रियलाइज करना चाहिए कि जो हम अपने को स्कॉलर्स कहते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इतिहासकार हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे सोशियोलॉजिस्ट हो, हमको चाहिए कि हम अपनी अपनी विद्या को पब्लिक तक लाएं और पब्लिक के संपर्क में रहें और उनसे खिताब करें। बात अभी बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, बिगड़ने की तरफ बढ़ी है। अगर आज भी हम चेत जाएंगे तो हम सिचुएशन को बचा सकते हैं। Nothing has happened. I am still very positive, and I think that by the time that my children come to my level, they would again be reading and writing the exact history as it was. अब वो मिथ्या पे बिलीव नहीं कर रहे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर देश की धरोहर जो है एक उसका इतिहास होता है, और उस इतिहास के भरोसे पे ही, उसी को बेस बना करके हर देश तरक्की भी करता है, आगे भी बढ़ता है, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, कल्चर हो, कोई भी फील्ड हो। तो किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति की अगर प्रोग्रेस होती है तो उसके धरोहर पे, उसके इतिहास से होती है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि मुसोलिनी भी था, हिटलर भी था, उनका ये कहना था कि इतिहास ही बदल दो। अगर आप इतिहास बदल देंगे या इतिहास में से कुछ एक कम्युनिटी को नस्ते नाबूद कर देंगे तो जो है वो उनका देश सही हो जाएगा, जो कि हिटलर ने करने की कोशिश भी की थी लेकिन नाकामयाब रहा। इसी तरीके से अगर इस मंशा से, इस विचारधारा से अगर कोई अपने आप को बना के रखना चाहता है या उसे घेर के रखना चाहता है अपने आप को, तो वो जो आदमी है वो अपने आप के साथ अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एज ए सिटीजन, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो हिस्टोरियंस हैं, या जो स्कॉलर्स हैं, हम सारे के सारे सिटीजन अपने देश के हैं, अपने देश के नागरिक हैं, और हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे आने वाली जनरेशंस के लिए हम एक सही और सच्चा इतिहास छोड़ के जाए, न कि मोड़ तोड़ वाला इतिहास छोड़ के जाए। क्योंकि अगर वो मोड़ तोड़ वाला इतिहास हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो देश में तो पढ़ लेंगे, लेकिन बाहर जाकर के जब सच्चाई हमारे देश की दूसरों से जानेंगे, जैसे कि इंग्लैंड में अभी प्रोफेसर नदीम साहब ने बताया कि वहां महात्मा गांधी जी की मूर्तियां लगी हुई। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां आप जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपको महात्मा गांधी जी की कोई ना कोई मूर्ति नजर आ जाएगी, या किसी न किसी तरीके से उनको याद करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। तो वहां जाकर के जो हमारे बच्चे यहाँ से गलत इतिहास पढ़ के गए हैं, उनको कंफ्यूजन होगी, उनके आने वाली जनरेशंस में एक मानसिक, एक अपने लोगों के प्रति घृणा पैदा होगी कि ऐसा कौन सा इंसान था मेरे देश का जिसने मेरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके और मुझे ये गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश की। यकीनन उस दिन उस बच्चे के माइंड में वो जो जहर आएगा या उसके प्रति घृणा आएगी, उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो बेहतरी इसी में है कि हम अपने इतिहास, जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, अपनी जगह था, लेकिन जैसा भी था वो हमारा अपना इतिहास था, हमारे अपने देश का इतिहास था। हमें अपने देश के इतिहास को अपनी धरोहर समझ के उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और हमें इसके बारे में बात भी करनी चाहिए। इसलिए बात करनी चाहिए ताकि कल को कोई हमें ये ना पढ़ा जाए कि आज से 25 साल पहले या 50 साल पहले हमारे देश में भी प्लास्टिक सर्जरी होती थी। इस तरह की जो बातें लोग आते हैं, करके चले जाते हैं और हमें मिसगाइड करके चले जाते हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपना इतिहास नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमारी ये सबसे गुजारिश है कि अपने देश को जानिए, अपना इतिहास जानिए, अपना संविधान जानिए और अपने सारे राइट्स जानिए कि आपको क्या जानने का हक है, क्या पढ़ने का हक है, और आप अपने राइट्स के लिए असर्ट कीजिए। असर्ट करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी इंसान आजकल अपने राइट्स जो है अपने आप नहीं मिलते हैं, उसे मांगना पड़ता है, उसे छीनना पड़ता है। हमें अपने सारे हक मांगने का भी अधिकार है, हमें सारे अपने हक छीनने का भी अधिकार है, हमें हमारे हक का अधिकार है। प्रोफेसर नदीम साहब, आपका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा इससे पहले कि आप खत्म करें। जी जी। ये क्योंकि पिछले कई साल से ये हिंदू मुस्लिम में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि भारत में जंग हिंदुओं और मुसलमानों में है, और ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा के मजहब हैं और दोनों अलग हैं। तो अगर हिंदुइज्म में इम्पोर्टेंस सरस्वती की है, जो गॉडेस ऑफ एजुकेशन है, जी, तो कुरान की जो पहली आयत है
वो इकरा बेस में रब्बुकल अकरमुल लजी, पढ़ो अल्लाह के नाम से। जो बेसिक दोनों मजहब का है वो टू गेन नॉलेज, चाहे वो माँ सरस्वती के थ्रू हो, चाहे यहाँ कुरान के थ्रू हो। हमको एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, हम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब पे ये फर्ज है कि हम नॉलेज गेन करें। अगर हम नॉलेज गेन करेंगे तो कभी ये आफतें जो हमें घेरे हुए हैं ये कभी हम पे असरअंदाज नहीं हो पाए। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। देखिए, कोई इंसान हिंदू है या मुसलमान है, वो ऊपर वाले ने बनाया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि भगवान ने बनाया या खुदा ने बनाया, मुझे नहीं मालूम है भगवान ने बनाया या खुदा ने बनाया, ऊपर वाले ने। कोई तो क्रिएटर है जो आज हमें बना रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। तो चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो एक इंसान है। हिंदू या मुस्लिम से पहले इंसान है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ और दावे के साथ कह रही हूँ कि ना तो मैंने उस क्रिएटर को, उस भगवान को, उस अल्लाह को या उस ऊपर वाले को कोई एप्लीकेशन दिया था कि मुझे हिंदू घर में पैदा करना। और मुझे यकीन है कि न प्रोफेसर नदीम साहब ने कोई ऐसी दरख्वास्त करी थी या एप्लीकेशन दी थी ऊपर वाले से कि उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा करें। हम दोनों में से किसी ने ऐसा नहीं किया था। इसीलिए जो है उसे एक्सेप्ट करें। मैं जो हूं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, नदीम साहब जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट करें, और हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपनी अपनी शख्सियत, अपनी अपनी वजूहत जिसे आप कहते हैं, हम अपने आप को इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम अपने आप को इस तरीके से एक्सेप्ट करें, वैसे दूसरों को भी करें। एवरी ह्यूमन इज अ ह्यूमन फर्स्ट। हिंदू मुस्लिम तो बाद में आता है। तो एक ह्यूमन डिग्निटी जो है, आप उसको आदर करें, उसको इज्जत करें और उसी के हिसाब से चलें। हिंदू मुस्लिम तो हम लोगों ने बनाए हैं, हमारे पुरखों ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। तो इसको भूल जाए, जातिवाद को भूल जाए, इंसान को इंसान समझ ले। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। प्रोफेसर नदीम साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू आदाब।